हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोज के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में काफी डिटेल में देखा था। आज हम देखने वाले हुक्स लॉ। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक बॉडी है। अगर इस बॉडी के दो एंड पे मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहा हूं, मान लीजिए वो फोर्सेस है P, तो इस फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए ये जो मटेरियल है वो अपने अंदर इंटरनली एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट करता है। और इस रेजिस्टिव फोर्स मान लीजिए F है, तो इस रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं ट्रेस। इस रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं ट्रेस। अब अगर ये जो फोर्स P है, इस P की वैल्यू ग्रेटर देन F होगी, इंटरनल जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा उससे अगर P की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है तो ये मटेरियल इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सटेंशन होता है इसका, मटेरियल डिफॉर्म हो जाता है, मतलब मटेरियल की इन शॉर्ट लेंथ बढ़ जाती है। ये जो लेंथ बढ़ी हुई है मटेरियल को, ये जो लेंथ बढ़ी हुई होती है मटेरियल को, वो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय अगर हम इसकी ओरिजिनल जो लेंथ है L और टोटल चेंज इन लेंथ मतलब ये और ये जो लेंथ है, अगर इसका रेशियो लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब ये दोनों का जो रिलेशन है वो हमें मिलता है हुक्स लॉ से। इस दोनों में क्या रिलेशन है ये हमें बताता है हुक्स लॉ। अब हम ट्रेस है तो ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ट्रेस तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ट्रेस को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते हैं। बट अगर स्ट्रेन की बात करें तो पहले मेरे पास इतना लेंथ था, मान लीजिए 10 मीटर लेंथ था, तो मैं अगर किसी ट्रेस से उसको खींचता हूं, अगर उस ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, उस ट्रेन मतलब ये जो चेंज इन लेंथ होती है, तो इसको मैं डायरेक्टली मेजर कर सकता हूं, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्ट्रेन को हम मेजर कर सकते हैं, स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसका और इस स्ट्रेस का एक रिलेशन होना जरूरी है हमारे पास, और वही रिलेशन हमें बताता है हुक्स। तो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। Within elastic limit, stress produced in the material is directly proportional to the strain of that material। मतलब अगर हमारे पास कोई एक मटेरियल है और इसमें जो ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, इसमें जितना भी स्ट्रेन होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। बट इसके एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हुक्स ने लगाई है, वो है विद इन इलास्टिक लिमिट। अब इस लिमिट को हम देखेंगे आगे। विद इन इलास्टिक लिमिट स्टेटमेंट क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर हम स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट लगा रहे हैं तो उस केस में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। तो हुक्स लॉ हमें बताता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, कुछ अजम्पशंस हुक्स ने मान रखे हैं। उस अजम्पशन को देख लेते हैं कि ये हुक्स लॉ है वो वैलिड किसके लिए है। तो इसके अजम्पशन में फर्स्ट जो हुक्स लॉ का अजम्पशन होता है कि उसके लिए मटेरियल जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। मटेरियल जो भी होए वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब मटेरियल का जो केमिकल कंपोजिशंस होगा वो हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए। मटेरियल का जो केमिकल कंपोजिशन होगा उसमें जो इंग्रेडिएंट होंगे वो हर पॉइंट पे सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट अजम्पशन हुक्स ने लिया था कि मटेरियल जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। सेकेंड, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा बॉडी का या मेंबर का, वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये अगर मेरे पास कोई मेंबर है और इस पे मैं अगर कोई फोर्स P लगाता हूं तो इस फोर्स की वजह से इसका जो एरिया थोड़ा सा डिक्रीज होगा, बट ये जो स्मूथ होना चाहिए और इसका जो मतलब इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए एरिया में। तो एरिया रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। तो ये था सेकेंड अजम्पशन जो हुक्स ने मान रखा था। थर्ड, हुक ने बोला था अगर हम किसी मेंबर पे जो भी फोर्सेस लगाएंगे, इस मेंबर में अगर मैं कोई फोर्स लगाता हूं तो वो इसके एक्सिस पे लगाना चाहिए। ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे फोर्स लगते हैं तभी हुक्स लॉ वैलिड है। ज्योमेट्रिकल, ये इसका जो मेंबर का एक्सिस होगा, अगर इस एक्सिस पे ही हम फोर्स लगाएंगे तो ही ये हुक्स लॉ वैलिड होता है। अगर ये एक्सिस है तो यहाँ पे अगर मैं कोई फोर्स F लगाता हूं तो हुक्स लॉ उस केस में वैलिड नहीं है।
तो ये कुछ अजम्पशंस थे हुक्स लॉ के, जिसको मानकर हुक्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस हमारे पास टेंसाइल ट्रेस होते हैं, कॉम्प्रेसिव ट्रेस होते हैं, जिसे हम कॉमनली नॉर्मल ट्रेस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर नॉर्मल ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। और हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में देखा था और एक ट्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस, जिसे मैं टाउ से डिनोट करता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ये भी वैलिड है। उसने सिर्फ इतना बोला है कि किसी भी मटेरियल का ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा बट विद इन इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल ट्रेसेस होते हैं, एक टेंजेंशियल ट्रेसेस होते हैं। तो ये दोनों के लिए भी हुक्स लॉ वैलिड है, ये दोनों के लिए भी हुक्स लॉ वैलिड है। तो हम इससे फर्स्ट वाला है इसे अब डिस्कस करते हैं, बाद में हम सेकंड वाले को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे नॉर्मल ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन। अब हम किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते तो उसकी जगह एक कांस्टेंट ले लेते। किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते तो उसकी जगह हम एक कांस्टेंट ले लेते, और इसमें मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूं कैपिटल ई। इसमें मैं एक कांस्टेंट ले रहा हूं कैपिटल ई इनटू स्ट्रेन, और इसी ई को, ये जो मैंने कांस्टेंट ई माना है, इस ई को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। इस ई को क्या बोलेंगे हम? यंग्स मॉडुलस, या फिर हम इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां से आप देख पा रहे हो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, तो स्ट्रेन के मैंने एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया है। अब E इज इक्वल टू यहां से मुझे मिल जाता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। E इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को या यंग्स मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ अ नॉर्मल ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेन का जो रेशियो है उसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, उसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ इसका यूनिट देख लेते हैं। तो स्ट्रेन का यूनिट तो नहीं होता है, स्ट्रेन जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है तो वो कट जाता है। स्ट्रेस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो स्ट्रेस का यूनिट बचेगा ऊपर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेम यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ट्रेस का भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या। अब ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन है, ये तो पता चला क्योंकि हम डिफाइन ही करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस, ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब ट्रेस को मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, और स्ट्रेन को हम जानते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। अब इस ओरिजिनल लेंथ को मैं ऊपर लेके जाता हूं L, ऊपर जाता हूं L। अगर एक कंडीशन होगा मेरे पास, इफ L मतलब ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ हो जाएगा, तो उस केस में E इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? अगर L इज इक्वल टू DL हो जाएगा तो ये L और DL कैंसिल हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस E इज इक्वल टू हमें मिलेगा ट्रेस, यंग्स मॉडुलस E इज इक्वल टू हमें मिलेगा ट्रेस, नॉर्मल ट्रेस। अब इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज वैल्यू ऑफ दैट ट्रेस व्हिच प्रोड्यूसेस डबल द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपली अगर ये मेरे पास कोई 10 मीटर का एक ऑब्जेक्ट है, एक 10 मीटर का कोई मेंबर है, और इस पे मैं कोई ट्रेस लगा रहा हूं सिग्मा और सिग्मा, अगर इसमें मैं कोई ट्रेस लगा रहा हूं सिग्मा, तो ये सिग्मा की वैल्यू E के बराबर होगी जब ये मटेरियल में और 10 मीटर ऐड हो जाएगा। मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज दैट वैल्यू ऑफ अ ट्रेस which causes double the length of object। जिस स्ट्रेस पे किसी मटेरियल की, किसी मेंबर की लेंथ डबल हो जाती है, उस स्ट्रेस को ही हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो अब हम डिफरेंट मटेरियल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हम जानते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है विद इन इलास्टिक लिमिट।
अब अगर इसको मैं किसी एक्सिस पे प्लॉट करना चाहता हूँ, एक ग्राफ पे प्लॉट करना चाहता हूँ, तो मैं एक इसका ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि इस दोनों में एक रिलेशन है। तो मान लीजिए मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ स्ट्रेन, एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ स्ट्रेन। तो अब इस ग्राफ में स्ट्रेस और स्ट्रेन में हम देख लेते हैं कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग किस किस मटेरियल के लिए हमें ई की जो वैल्यू होगी, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग मिल जाएगी। तो फर्स्ट हम इसके लिए मटेरियल जो ले रहे हैं वो है आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। ओके, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। अब आइडियल प्लास्टिक मटेरियल उस मटेरियल को हम बोलते हैं जिस मटेरियल को बिना फोर्स के ही हम उसमें लेंथ बढ़ा सकते हैं। मतलब किसी भी स्ट्रेन के, किसी भी फोर्स अप्लाई करने से पहले ही उस मटेरियल की लेंथ बढ़ जाती है, उसको फोर्स की जरूरत ही नहीं होती है, वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। अब बिना फोर्स के कोई लेंथ कैसे बढ़ सकते हैं? तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फ्लूइड। फ्लूइड जितने भी होते हैं वो सब आइडियल प्लास्टिक मटेरियल के होते हैं। मतलब हमारे पास जो वाटर है, अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई वाटर है, वाटर को अगर मैं जमीन पे गिरा देता हूँ, तो ये वाटर को मैं कोई ट्रेस, एक्सटर्नल ट्रेस तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये जो वाटर है, वाटर का डिफॉर्मेशन होगा। वाटर अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो वाटर का डिफॉर्मेशन होगा, मतलब स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, वाटर का शेप चेंज होगा, डिफॉर्म होगा विदाउट एनी फोर्स। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। तो आइडियल प्लास्टिक मटेरियल की केस में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है 0। फोर्स की वैल्यू होती है 0 आइडियल प्लास्टिक मटेरियल की केस में। अगर फोर्स 0 हो जाएगा तो हमारे पास स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। अब फोर्स 0 हो गया तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ट्रेस 0 हो जाएगा। तो ट्रेस 0 किस एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस 0 हो जाएगा? अब ये एक्सिस पे तो ट्रेस की वैल्यू है कुछ ना कुछ, बट अगर इससे मैं अगर इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट निकालता हूं, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, मैं यहाँ पे भी ले लूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी ले लूँ, तो उस केस में इस ट्रेस की वैल्यू क्या है? मेरे पास 0 है। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेंगी ये क्या होगी? आइडियल प्लास्टिक मटेरियल की लाइन होगी। आइडियल प्लास्टिक मटेरियल की लाइन होगी। ओके, तो एक फर्स्ट मटेरियल जो था हमारे पास आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, वो आपको समझ में आया होगा। अब इस आइडियल प्लास्टिक मटेरियल है तो इसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस ही 0 हो गया है, ट्रेस ही 0 हो गया है, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिल जाता है जो कि एमसीक्यू टाइप में आपको पूछा जा सकता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 0 फॉर व्हिच मटेरियल? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 0 फॉर व्हिच मटेरियल? तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 0 फॉर आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 0 फॉर आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। तो फर्स्ट मटेरियल हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब सेकेंड मटेरियल देखते हैं। अब इसके लिए हमें ई की वैल्यू क्या मिली है? 0 मिली है। ओके, अब सेकेंड जो मटेरियल है हमारे पास उसे हम लेते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल। लीनियर इलास्टिक मटेरियल, और इसी मटेरियल के लिए हुक्स लॉ वैलिड होता है। लीनियर इलास्टिक मटेरियल। अब लीनियर इलास्टिक मटेरियल, इसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। एक ऐसा मटेरियल जिसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन लीनियरली होता है, वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल। वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल। तो इसके बीच में जो ग्राफ क्रिएट होगा वो लीनियर क्रिएट होगा, एक लाइन क्रिएट होगी, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। तो एक लीनियर रिलेशनशिप मिलता है, और ये लीनियर रिलेशनशिप एक सर्टेन पॉइंट तक ही एप्लीकेबल होता है, एक सर्टेन पॉइंट तक ही वैलिड होता है। और उसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या? अगर इस पॉइंट तक
आगे चल के हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, तो आप वहाँ बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको कि इलास्टिसिटी लिमिट क्या होता है। बट मैं जनरली बताता हूँ, अगर ये मेरे पास एक मटेरियल है, अगर मैं इसको दोनों साइड से खींचता हूँ, एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, और अगर मैं फोर्स अप्लाई करने के बाद ये इलांगेट होगा और मैं अगर फोर्स रिमूव कर देता हूँ तो ये मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक मटेरियल इज नथिंग बट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन मटेरियल इट गेट डिफॉर्म्स, एंड व्हेन वी रिमूव द फोर्स मटेरियल गेट इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो उस लिमिट तक ही स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो आई होप आपको इलास्टिक लिमिट समझ में आया होगा। अब इलास्टिक लिमिट को और एक हम अलग नाम से भी कई बार पूछा जाता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इलास्टिक लिमिट सेम होता है। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब जहां तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, प्रोपोर्शनल है, तो उसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। और जहां तक मटेरियल वो ओरिजिनल शेप में आ सकता है तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब उस केस में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो यहां से हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मिल जाएगी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मिल जाएगी। मतलब ये जो लाइन का स्लोप होगा, ये स्लोप डिनोट करेगा हमारे, ये जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम एक अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ ट्रेस ट्रेन डायग्राम। ट्रेस ट्रेन डायग्राम में जो स्लोप हमें मिलता है उस स्लोप को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम में जो स्लोप मिलता है उस स्लोप को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे स्लोप ही नहीं मिल रहा है क्योंकि एक ही एक्सिस पे है, तो इसीलिए ई का वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है। स्लोप के लिए हमें 2 वैल्यू चाहिए, जैसे कि हम लिखते हैं किसी भी स्लोप मान लीजिए मैं m इज इक्वल टू वाई बाय एक्स लिखता हूँ, ओके, तो यहाँ पे स्लोप 0 हो जाता है अगर कोई भी एक 0 है। तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम का जो स्लोप होता है वो डिनोट करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो थर्ड जो हमारे पास इसमें मटेरियल होगा उसे हम देखेंगे आइडियल रिजिड मटेरियल, आइडियल रिजिड मटेरियल, आइडियल रिजिड मटेरियल। अब ये क्या है, आइडियल रिजिड मटेरियल क्या है? रिजिड मटेरियल हम जानते हैं, अगर ये मेरे पास कोई एक रिजिड मटेरियल है तो इस मटेरियल पे मैं कितना भी फोर्स लगा रहा हूँ, जितना भी फोर्स लगाऊंगा फिर भी इस मटेरियल का डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं रिजिड मटेरियल, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं रिजिड मटेरियल। मतलब इस मटेरियल पे मैं कितने भी फोर्स लगाऊं, चाहे जितना भी ट्रेस लगाऊं, लेकिन इसका डिफॉर्मेशन होगा वो 0 होगा, वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं रिजिड मटेरियल। तो रिजिड मटेरियल के लिए चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं कितने भी फोर्स लगा रहा हूं लेकिन वो मटेरियल का कुछ डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, मतलब चेंज इन लेंथ 0 हो रहा है। चेंज इन लेंथ 0 है तो स्ट्रेन को यहाँ से चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू 0। अगर स्ट्रेन 0 मिल जाएगा तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब ट्रेस की तो वैल्यू है, ट्रेस तो हम दे रहे हैं, कितना भी ट्रेस दे रहे हैं, कौन सी भी वैल्यू तक दे रहे हैं, बट इसका स्ट्रेन है वो हमेशा 0 रहता है। उसी मटेरियल को रिजिड मटेरियल बोलते हैं। तो रिजिड मटेरियल के केस में स्ट्रेन 0 मिल जाएगा, स्ट्रेन 0 मिल जाएगा तो किसी भी वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाती है इन्फिनिटी, वो आ जाती है इन्फिनिटी। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर अ रिजिड आइडियल रिजिड मटेरियल, फॉर आइडियल रिजिड मटेरियल, ओके। आइडियल प्लास्टिक के लिए E इज इक्वल टू 0, लीनियर इलास्टिक के लिए E इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, मतलब सोप जो होगा वो यंग्स मॉडुलस को डिनोट करेगा। और आइडियल रिजिड मटेरियल की केस में हमें E इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिल जाता है। अब इसके बाद जो फोर्थ मटेरियल हमारे पास होगा, अब इसके कॉम्बिनेशंस हम स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, जनरली मैं आपको 1-2 यहाँ पे बता देता हूँ। तो फर्स्ट मैं कॉम्बिनेशन लूंगा रिजिड प्लास्टिक, और इसे हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, ओके, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल।
अब परफेक्टली प्लास्टिक या रिजिड प्लास्टिक हम किसे बोलेंगे? परफेक्टली प्लास्टिक या रिजिड प्लास्टिक किसे बोलेंगे? आइडियल प्लास्टिक क्या है? किसी भी फोर्स की वजह से उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है, किसी भी फोर्स की वजह से उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक। जैसे कि एक फ्लूइड हमारा आइडियल प्लास्टिक है। अब रिजिड प्लास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक किसे बोलेंगे? ये भी एक तरह का प्लास्टिक है। मान लीजिए ये भी एक तरह का प्लास्टिक है। अगर मैं इसको एक सर्टेन फोर्स लगाता हूं, अगर मैं धीरे धीरे इसमें फोर्स लगाना चालू करता हूं, तो एक सर्टेन पॉइंट तक इसमें कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है ना। ये जो है प्लास्टिक ही है। अब इसको मैं अगर फोर्स लगाता हूं, तो एक फोर्स की सर्टेन वैल्यू तक इसमें कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ भी डिफॉर्मेशन नहीं होता। एक वैल्यू तक, इसकी स्ट्रेंथ तक अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता। डिफॉर्मेशन नहीं होता है मतलब, डिफॉर्मेशन नहीं होता है मतलब ये रिजिडली बिहेव कर रहा है। अब मैं ट्रेस लगा रहा हूं पर इस पर स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं ट्रेस लगा रहा हूं पर इसका स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है, स्ट्रेस ही बढ़ रहा है, स्ट्रेन जीरो है, तो इसको हम रिजिड बोलते हैं। अभी हमने देखा था, रिजिड बोलते हैं। और प्लास्टिक किसको बोलते हैं? विदाउट ट्रेस इट प्रोड्यूसेस स्ट्रेन। अब ट्रेस है, प्योरली ट्रेस है, ट्रेस जीरो है तो रिजिड। अगर स्ट्रेन है और स्ट्रेस जीरो है तो प्लास्टिक। मतलब यहां से ये इस तरह पे जाएगा, ये प्लास्टिक का होगा। ये यहाँ पे लिखा है ना, प्लास्टिक इस डायरेक्शन में जाता है तो प्लास्टिक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन होगी तो उसे हम रिजिड बोलेंगे। तो रिजिड प्लास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक का जो कर्व है वो कुछ इस तरह का होता है। हो सकता है आपको इस टाइप के कर्व्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक रिजिड प्लास्टिक मटेरियल है। और कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है? इलास्टिक प्लास्टिक भी हो सकता है। मतलब ये कुछ एक मटेरियल है, यहाँ तक इलास्टिक की तरह बिहेव करता है और यहाँ के बाद प्लास्टिकली बिहेव करता है। वो हो सकता है ऐसे भी जा सकता है या फिर ऐसे भी जा सकता है। बट इलास्टोप्लास्टिक ये भी एक टाइप का मटेरियल हमारे पास। जस्ट अभी हमने जितने भी मटेरियल देखे थे उसको एक बार ग्राफ निकाल कर देख लेते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम निकाला है। अगर किसी भी मटेरियल में ट्रेस जीरो होता है तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक मटेरियल, आइडियल प्लास्टिक मटेरियल। और इस केस में हमें यंग्स मॉडुलस E इज इक्वल टू 0 मिल जाता है। अगर कोई मटेरियल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल, लीनियर इलास्टिक मटेरियल। इसमें जो स्लोप होगा वो स्लोप ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का जो स्लोप होगा वही डिनोट करेगा यंग्स मॉडुलस को। इसमें अगर वाई एक्सिस पे किसी भी मटेरियल का स्ट्रेन जीरो है तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं रिजिड। रिजिड मटेरियल में कितने भी फोर्सेस लगाने के बाद उसकी लेंथ या उसके डिफॉर्मेशन नहीं होता है, वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं रिजिड। तो ध्यान रखिए, रिजिड ऐसा है, प्लास्टिक ये है और इलास्टिक मटेरियल का कर्व ये है। अब इससे और एक कंक्लूजन हमें मिलता है, जब भी मैं इस तरह से इस तरफ जा रहा हूं, अगर ये मेरे पास एक कर्व है और ये मेरे पास एक सेकेंड कर्व है। अब इन दोनों में से अगर मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेस की वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे हमें 2 स्ट्रेन मिलेंगे, सिग्मा 1 एंड एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। अब सेम ट्रेस देने पर भी 2 अलग अलग स्ट्रेन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कर्व है ये इस तरफ जा रहा है। मतलब अगर इसी कर्व को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? स्ट्रेन कम हो रहा है। तो क्या हो रहा है? स्ट्रेन कम हो रहा है। मतलब हमें स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा लग रही है। इस तरफ से अगर मैं इस ग्राफ में इस तरफ जा रहा हूं तो मैं ज्यादा स्ट्रेन लगाना चाहता हूं। ज्यादा स्ट्रेन जब लगाऊंगा तब मुझे उस स्ट्रेन की वैल्यू मिलेगी। अब मतलब इसका मतलब क्या है कि इसकी रिजिडिटी ज्यादा होती है, रिजिडिटी ज्यादा होता है। जो मटेरियल ज्यादा रिजिड होता है वो इस तरफ का आता है, मतलब उसमें स्ट्रेन कम होगा। अब ये थोड़ा सा रिजिड है तो इसका कम फोर्स पे भी, कम स्ट्रेस पे भी मुझे स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है। अगर मटेरियल रिजिड है तो कर्व इस तरफ आता है, मतलब ज्यादा फोर्स लगाने पे भी, वही सेम फोर्स लगाने पे भी मुझे कम स्ट्रेन मिल रहा है। और अगर कोई मटेरियल ज्यादा रिजिड होगा तो ये इसका कर्व ऐसे होगा, इसका कर्व ऐसे होगा, मतलब स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, और इसे हम बोलते हैं स्टिफनेस। तो स्टिफनेस या फिर हम इसे बोलते हैं रिजिडिटी जो होगी वो इस तरफ बढ़ जाती है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। हम आगे चल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जब पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में ये सारी चीजें वहां पे पढ़ने वाले। अब हम लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस, उसको देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और स्ट्रेन के 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक नॉर्मल ट्रेसेस होते हैं जिसमें हम कॉम्प्रेशन
और टेंसाइल ट्रेसेस को ले लेते हैं, और दूसरा होता है टेंजेंशियल जिसे हम शेयर ट्रेस मानते हैं। तो नॉर्मल ट्रेसेस के बारे में अभी हमने देखा, अब शेयर ट्रेस की बारी आती है। तो शेयर ट्रेस के लिए भी हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, शेयर ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। ओके, ये भी हुक्स लॉ है। नॉर्मल ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, ये भी हुक्स लॉ है। ओके, तो शेयर ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। अब यहाँ पे भी मैं अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहता हूँ तो मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट जो लूंगा उसको मैं मान लेता हूँ जी इंटू शेयर स्ट्रेन फाई। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे एक रिलेशन मिल रहा है, और इसमें जो मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ जी, ये जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है शेयर ट्रेस की केस में, इसे मैं बोलता हूँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं शियर मॉडुलस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं शियर मॉडुलस। तो यहां से मुझे G इज इक्वल टू या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू शेयर ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन मिल जाता है। जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नॉर्मल ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन था, वैसे ही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस इज अ रेशियो ऑफ शेयर ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। इट इज अ रेशियो ऑफ शेयर ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ शेयर ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ शेयर ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन।